आज का टॉपिक हमारा प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज के डायनेमिक्स, मतलब डीएनए पॉलीमरेज जो काम करता है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने उसके डिफरेंट सब यूनिट्स को देखा था, डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज 3 को। इसलिए डीएनए पॉलीमरेज 3 को ही हम लोग हाईलाइट करेंगे यहाँ पर कि कैसे वो काम को अंजाम देता है। तो चूंकि इसका मेजर जो पहले ये चीज समझना हमेशा जरूरी होता है कि डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है। कई बार हम चर्चा करते हैं और बार बार चर्चा करते हैं, उसके पीछे यही मकसद होता है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 का जो है यदि मेन रोल देखें तो पहला है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को पढ़ना, रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट nucleotide for the complementary basis, for the complementary strand, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, अगर यह डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है ना, इस पर कौन कौन सा बेस है, नाइट्रोजनस बेस, मान लो कि हम लिखें AT, GC, CG, AC, वह इसको रीड करेगा और रीड करने के बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उस स्ट्रैंड पर इसका कोरेस्पॉन्डेंस किसके साथ होना चाहिए, टी के साथ, इसका कोरेस्पॉन्डेंस किसके साथ होना चाहिए, इस चीज को तय करना। तो पहले वो इसको रीड करेगा क्या है और तब उस मुताबिक जो नए स्ट्रैंड्स हैं उनको यहाँ पर लाकर जोड़ेगा। सेकेंड जो इसका पॉइंट होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है उसको फॉर्म करना, स्ट्रैंड, बाय मेकिंग phosphodiester bond at 3-OH। तो यहां पर जो 3-OH है इस पर कंटिन्यूसली जोड़ते जाना, नया नया को जोड़ते जाना, ये भी डीएनए पॉलीमरेज 3 का ही काम। इसके अलावा जो तीसरा फंक्शन है इसका वो है प्रूफ रीडिंग, कि जो हम जोड़े हैं वो ठीक है या नहीं, एंड 3- to 5- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जो करेक्शन होगा वो 3- to 5- डायरेक्शन में होगा और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यह शो करता है। तो इन सब चीजों को हम लोग देख करके, ठीक है ना। तो ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज का काम कि भाई एक्यूरेसी मेंटेन करना है, जोड़ना है और प्रूफ रीडिंग भी करना है, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 को, डीएनए पॉलीमरेज 3 has some limitations। डीएनए पॉलीमरेज 3 के पास कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहला लिमिटेशन यह है, it cannot initiate the replication at single-stranded DNA template। कहने का मतलब है कि यह कभी भी
सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट पर नहीं काम को स्टार्ट कर सकता है। इट ऑलवेज नीड्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट। इसको हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट चाहिए। ये इसका एक लिमिटेशन है। मतलब कि कभी मान लो कि एक डीएनए है, ऐसे ओपन हो गया, ऐसे ही ओपन हो गया, ठीक है, ये खुल गया है, कभी भी ये जो यहाँ पर है ये तो डबल स्ट्रैंड है, ये है सिंगल स्ट्रैंडेड। इस पर कभी भी डीएनए पॉलीमरेज आकर काम नहीं कर सकता। जब भी करेगा तो डबल स्ट्रैंड डीएनए पर ही काम करेगा। लेकिन डबल स्ट्रैंड डीएनए पर काम करेगा तो फिर रेप्लिकेशन कैसे कंडक्ट कराएगा? बड़ी चुनौती बात हो गई भाई। इसीलिए यहाँ पर एक प्राइमर का कॉन्सेप्ट आता है। आपसे कोई भी अगर पूछे भाई प्राइमर की क्या जरूरत है, तो प्राइमर की इसीलिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। Therefore, so DNA polymerase 3 needs क्या चाहिए? प्राइमर स्ट्रैंड, प्राइमर्स टू इनिशिएट रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए इनको एक प्राइमर चाहिए। इसकी चर्चा होगी आगे, प्राइमर क्या चाहिए, कैसे चाहिए। अभी तो हम उसके लिमिटेशंस को देख रहे हैं। ये एक लिमिटेशंस है। तीसरा जो पॉइंट है इसमें लिमिटेशन में, इट कैन नॉट कंप्लीट the replication at लैगिंग स्ट्रैंड। आप सब पढ़े होंगे लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। तो जो लैगिंग स्ट्रैंड है उस पर यह पूरा नहीं कर पाता है। एक सवाल आता है क्यों नहीं पूरा कर पाता? इसकी चर्चा हम लोग इसके मैकेनिज्म में करेंगे। मैकेनिज्म में ये पॉइंट डिस्कस होगा। बट ये लिमिटेशन है डीएनए पॉलीमरेज का, वो लैगिंग स्ट्रैंड को अंत तक रेप्लिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए इस इशू को हम लोग बोलते हैं इंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। इंड रेप्लिकेशन, कोई भी आपसे पूछे कि इंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम क्या है, आप हमेशा बोलेंगे कि लैगिंग, दो स्ट्रैंड होता है ना, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। तो लैगिंग स्ट्रैंड के अंत तक रेप्लिकेशन पूरी तरह से उसको कंप्लीट नहीं कर पाता है। कारण हम लोग जब इस मैकेनिज्म को पढ़ेंगे उस वक्त इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया कि भाई जो लैगिंग स्ट्रैंड है वहां पर ये नहीं कर सकते। जो चौथा पॉइंट है वो ये है, इट कैन नॉट bind the last nucleotide at 3' end of lagging strand. Sorry, leading strand. लीडिंग स्ट्रैंड। देखिए क्या कहता है कि लीडिंग स्ट्रैंड का जो अंतिम 3' एंड है वहां पर ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड को जोड़ नहीं सकता। मैं इसको ऐसे दिखाता हूं कि ये टेम्पलेट है और ये है लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, और ये 5' फॉस्फेट है, ये 3' है। अब जब इस लीडिंग स्ट्रैंड पर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन रहा है, देखो ऐसे बनते जा रहा है,
ऐसे बनते बनते कंटिन्यूसली में बनते जा रहा है। जो अंतिम स्ट्रैंड है, मान लो कि यहाँ एक अंतिम स्ट्रैंड आ गया। अब इस स्ट्रैंड को तो जुड़ जाना चाहिए था, जैसे सब जगह जुड़ा हुआ है, उस तरह से जुड़ा नहीं है। यहाँ पर ऊपर हम देखो, ये सब कंटिन्यूअस है ये, बट यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड निक, मतलब यहाँ छोटा सा एक निक रह गया। ये निक को डीएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड नहीं कर सकता। इसके लिए इसको एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जिस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज। सो इट टेक्स हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, इसको जोड़ देता है। ये सभी लिमिटेशंस हैं इसके, डीएनए पॉलीमरेज 3 के लिमिटेशन। ये हैंड मॉडल डीएनए पॉलीमरेज का जो स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए, ये जो एरिया है, इस एरिया को माना गया कैटालिटिक एरिया, मतलब जो रेप्लिकेशन होता है उस रेप्लिकेशन को यहीं पर कंडक्ट करता है। इसलिए इस एरिया को बोला गया कैटालाइटिक साइट, कैटालाइटिक और एक्टिव साइट। यहां पर पॉलीमराइजेशन होता है। क्या होता है, पॉलीमराइजेशन मतलब छोटे छोटे यूनिट को जोड़कर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना। एक जो दूसरा हिस्सा होता है वो ये हिस्सा है जो लेटर दिखाया गया है। ये जो हिस्सा है ये प्रूफ रीडिंग का साइट है। तो यहाँ प्रूफ रीडिंग होगा और करेक्शन होगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ रीडिंग साइट। और इस साइट पर क्या होता है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये इसी साइट पर होता है, प्रूफ रीडिंग साइट पर। ठीक है। अब जो इसके नॉर्मल पार्ट है उसको अगर देखें, ये होता है थंब। सब जानते हैं, ये इंग्लिश वर्ड है। थंब जो है वो अल्फा हेलिक्स है। तो ये प्रोटीन है, एंजाइम तो प्रोटीन ही होता है ना। ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ये जो चारों हैं ये है फिंगर, ये भी अल्फा हेलिक्स है। प्रोटीन का ये भी अल्फा हेलिक्स है। ये जो हिस्सा है ये हिस्सा है पाम। पाम जो है वह बीटा शीट है। अर्थात कहने का मतलब है, इस पूरे मॉडल में, हैंड मॉडल में पहले तो आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझाया गया है कि थंब जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो थंब और फिंगर अल्फा हेलिकल है, जबकि पाम जो है मतलब बीच का हिस्सा जो है वो है बीटा शीट। अब हम सब लोग सोचें कि अंगुलियों में और बीच में जो हमारा पाम है, इसमें कौन है जिसकी गति, मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है, कौन जो है बहुत ढीला है। तो हम हमेशा कहते हैं उंगलियां, क्योंकि हम लोग उंगलियों को जब चाहें घुमा सकते हैं। लेकिन पाम का जो हिस्सा है उसको आप गौर करें तो ऊपर से नीचे बीच में एक बार मुड़ने के अलावा उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। इसी चीज को रिप्रेजेंट किया गया स्टेटमेंट वाइज में। और क्या कहा गया, देखिए, सबसे पहला लिया गया थंब। थंब के बारे में बोला गया कि थंब जो है वो अल्फा हेलिकल मोटिव से, अल्फा हेलिकल मोटिव्स मतलब इसमें प्रोटीन जो है वो अल्फा हेलिकल है। ठीक है। अच्छा, अलग अलग डीएनए पॉलीमरेज में अलग अलग प्रकार के थंब हो सकते हैं। तो ये भी लिखा गया
It may vary in different forms. अलग अलग रूपों में अलग अलग थंब, मतलब इसमें काफी बदलाव आप देख सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर जब बढ़ते हैं तो हम अंगूठे का कोई कैटलिसिस में डायरेक्ट रोल नहीं देखते, लेकिन दो बड़ा महत्वपूर्ण काम जो है ये थंब करता है। इसलिए हम रोल अगर देखें तो पहला रोल जो है, इट मेंटेन्स द करेक्ट पोजिशन, it maintains the correct position of primer and the, देखिए इसको हम समझाने के लिए क्या बोलते हैं, आप लोग देखते होंगे जब बहुत लोग ओल्ड एज हो जाते हैं तो अपना समय कैसे अच्छे बीते इसके लिए वो भगवान का नाम लेते हैं, ऊपर वाले का नाम लेते हैं। तो जो भगवान का नाम लेते हैं तो वो हाथ में एक मोती का माला रखते हैं और उस माला को एक एक करके घुमाते रहते हैं। तो उस घुमाने में क्या होता है कि अंगुलियों पर वो रखा रहता है और अंगूठे से उसको वो धीरे धीरे करके खेल कर नीचे कर रहे होते हैं। तो जैसे अंगूठे का क्या काम है कि उसके पोजीशन को पकड़ के रखना ताकि लोग भूल ना जाए। लोग जैसे कि हम लोगों में क्या है कि लोग बोलते हैं कि 108 बार भगवान का नाम लेंगे, बहुत अच्छा होता है। तो वो 108 में गलती नहीं होनी चाहिए, 107 या 109 नहीं होना चाहिए। उस करेक्ट पोजीशन को मेंटेन करने के लिए अंगूठा, या फिर अगर आप जैसे कि नोट गिनने का होता है तो कैसे हम अंगूठा और उंगलियों को आपस में से मिलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह भी काम जो है थंब का वो देखा जाता है। बी है, इट मेंटेन्स, क्या मेंटेन करता है भाई? स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन किसके बीच में? बिटवीन DNA polymerase 3 and its substrate। DNA polymerase 3 का सबस्ट्रेट क्या है? टेम्पलेट प्राइमर, मतलब डीएनए का टेम्पलेट है वही इसका सबस्ट्रेट है। तो इन दोनों के बीच में भी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रखना है ताकि ऐसा ना हो कि मतलब यहाँ पर एंजाइम आए एक्टिव साइट पर और ढीला होकर गिर जाए। ये मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मतलब ये कुछ इस तरह से रहता है, देखो जैसे ये है ना डीएनए का ऐसे स्ट्रैंड, ठीक है। ये देखो ये जो हो गया 3' ये 5' फॉस्फेट है, ये जो हिस्सा है ये 3' है। इस जगह पर क्या होगा, इसमें नए नए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाएंगे, ठीक है ना। इसमें नए नए न्यूक्लियोटाइड्स क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ दिया गया नया न्यूक्लियोटाइड, फिर जोड़ दिया गया उसको, और अंगूठा क्या करता है, इसको ऐसे यहाँ दबा दबा कर उसको उसके पोजीशन को मेंटेन रखता है। अंगूठा जैसे इस पर थोड़ा दबा दिया तो डीएनए अपना स्थान चेंज नहीं करता। इस प्रकार से यह जो हैंड मॉडल है उसमें अंगूठे का रोल को दिखाया गया है कि इट इज हाईली कंजर्व, ये बहुत ज्यादा कंजर्व एंड कंपोज्ड ऑफ बीटा शीट। क्योंकि बीटा शीट है इसलिए बहुत कंजर्व्ड है और बहुत मतलब बहुत ज्यादा ढीला ढाला ये नहीं है, ठीक है ना। इट इज लेस फ्लेक्सिबल, ये कम फ्लेक्सिबिलिटी इसकी है। तो इसलिए इसको पाम का रीजन कहा गया।
अब इसका रोल क्या होता है, पाम का रीजन का रोल क्या होता है यहाँ पर? तो सबसे पहला रोल जो है पाम के रीजन का, वह यह रहता है टू मॉनिटर the accuracy of base pairing. base pairing अब हम सब जानते हैं कि जो जो डीएनए का पुराना स्ट्रैंड है और जो डीएनए का नया स्ट्रैंड है, ठीक है, 3' 5' 5' 3' OH। अब क्या है कि यहाँ ए है तो यहाँ टी होना चाहिए, यहाँ अगर सी है तो यहाँ जी होना चाहिए, यहाँ जी है तो यहाँ सी होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ अगर टी है तो यहाँ ए होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूरेट बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग में कोई गलती नहीं हुई है, एटीजीसी का जो कॉम्बिनेशन है वो मेंटेन किया गया। इसके एक्यूरेसी को मेंटेन करता है कौन? पाम। पाम का रीजन जो होता है वो देखते रहता है कि ठीक से ये हुआ है कि नहीं। और ये कैसे चेक करता है? इट मॉनिटर्स टू मॉनिटर द एक्यूरेसी ऑफ बेस पेयरिंग बाय एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड कॉन्टैक्ट्स। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, बेस पेयरिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कॉन्टैक्ट्स इन माइनर ग्रुप। माइनर ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्ड को चेक करते रहता है। मान लो कि जैसे कि ये ए है और गलती से सपोज करो कि ये ऐसे सी से जुड़ गया, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड से ही इसके एनर्जी का पता चलता है, तो तुरंत ये रिकॉग्नाइज कर लेगा कि अरे ये ठीक नहीं, इसको ठीक किया जाए, ठीक है ना। तो अब ठीक करना है इसको, इसके लिए तो प्रूफ रीडिंग करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं कि पाम जो है, पाम कैरीज प्रूफ रीडिंग सेंटर, प्रूफ रीडिंग साइट, ताकि हम जो जोड़ रहे हैं उसमें कोई गलती तो नहीं हो रही है, जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रूफ रीडिंग साइट्स। एंड 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, मतलब इस साइट पर पढ़ेगा भी, प्रूफ रीडिंग भी करेगा और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को भी शो करेगा। आइए 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को शो बताते हैं। अब देखिए ये तो टेम्पलेट हो गया, इसको टेम्पलेट इंडिकेट कर रहे हैं, और टेम्पलेट के ऊपर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, इसको हम लोग सी से इंडिकेट कर रहे हैं। अब ये 5' फॉस्फेट है, 3' OH, ये 3' OH है, ये 5' फॉस्फेट। अब क्या है, यहाँ G है, ऑब्वियसली यहाँ C होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया बाय मिस्टेक, इसको हटाते हैं, यहाँ पर क्या हो गया बाय मिस्टेक, यहाँ पर C के जगह पर A आ गया, ए नहीं मतलब T आ गया। अब कॉम्बिनेशन क्या हो गया, GT। GT तो भाई बड़ा गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ होने के कारण क्या है, इसको यहां से काटना है और काट के नए को जोड़ना है। कहने का मतलब है कि इसको यहां से काट कर हटाकर और नए को जोड़ना है। तो अगर आप इस काम में देखें तो इस काम में तीन घटना है। पहला, रिकॉग्नाइज करो कि एरर है, सबसे पहला क्या है, ये पहचानो कि एरर है, टू रिकॉग्नाइज द एरर। सेकेंड, उसको प्रूफ रीडिंग साइट पर ले जाना, और तीसरा, उसको काट कर वहां पर नए को जोड़ना। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है जो यहाँ पर कंडक्ट होता है। अब इस काम को थोड़ा सा मैं आपको हैंड मॉडल में दिखाने की कोशिश करता हूँ।
देखिए ठीक है, ये हमारा हैंड मॉडल है और ये रेप्लिकेशन साइट है, साइट ऑफ रेप्लिकेशन यही है। चल रहा है अपना कार्यक्रम, डीएनए रेप्लिकेशन का कार्यक्रम चल रहा है। देखिए ठीक है, ये 3-OH है। हुआ क्या, यहाँ जी था, यहाँ आना था सी, लेकिन यहाँ आ गया टी। टी आया तो एनर्जी का गड़बड़ हो गया, तो तुरंत प्रोसेस को वहीं पर रोक दिया गया और इसको नीचे धकेल दिया गया। अब इसको नीचे धकेल दिया गया तो नीचे कौन सा साइट है, प्रूफ रीडिंग साइट है। अब ये जो डीएनए है, अब यहां से हटकर ये डीएनए कहां चलाया, ये डीएनए चलाया यहां पर। ठीक है, देखिए ठीक है, और यहां पर इसके एरर को रीड किया गया कि भाई यहाँ जी है और यहाँ टी आ गया है। तो अब ये प्रूफ रीड किया, प्रूफ रीड करने के बाद जब गलती मिल गया, इसने क्या किया कि इस जगह से इस टी को हटाया और इस जगह पर सी को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद वापस यहां पर उसको भेज दिया। तो ये जो प्रूफ रीडिंग का करना और करेक्ट करना, ये सब काम किस जगह का है, प्रूफ रीडिंग का जगह का है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग साइट। और ये जो साइट है ये कैटालिटिक साइट है, मतलब मेजर जो जहां पर रेप्लिकेशन कंडक्ट होता है। इस तरह से ये अपने से करेक्शन करने की कोशिश करता है, भाई कोई मिस्टेक ना कमिट हो। अब इससे आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा है उसको हम लोग बोलते हैं फिंगर डोमेन्स। फिंगर डोमेन के बारे में क्या बोलते हैं, ये अल्फा हेलिकल मोटिफ्स है, इसमें ये भी अल्फा हेलिक्स से बना हुआ है। और इसका रोल क्या है, अंगुलियों का क्या रोल है, इट डायरेक्ट्स द पोजीशन ऑफ टेम्पलेट एट एक्टिव साइट, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ ओ हेलिक्स। देखिए कहता है ये टेम्पलेट की पोजीशन को एक्टिव साइट पर मेंटेन करता है, कौन, ये फिंगर। मतलब फिंगर झुकते रहता है और झुक झुक के डीएनए को इस एक्टिव साइट पर दबा के रखता है, भाई यहां से मत जाओ, इधर उधर मत जाओ, यहीं पर रहो। तो इस काम में एक ओ हेलिक्स है, उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल आया था। एक ओ हेलिक्स का टर्म जो है यहाँ पर आता है कि भाई ओ हेलिक्स क्या है। तो ओ हेलिक्स फिंगर डोमेन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स का हिस्सा है, जिसका काम बहुत महत्वपूर्ण होता है कि रेप्लिकेशन के दरमियान में जो डीएनए टेम्पलेट है या जो बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, वह अपने जगह को चेंज ना करे। उससे क्या होगा कि रेप्लिकेशन में व्यवधान आएगा। तो हमारा जो भी टाइटल है वो है ओ हेलिक्स। ओ हेलिक्स के बारे में क्या कह रहे हैं कि ये जो है फिंगर डोमेन का पार्ट ऑफ द फिंगर डोमेन, फिंगर डोमेन का ये पार्ट है, पहला चीज, ठीक है। और इसका रोल क्या है, पहला रोल इसका है कि ये प्रॉपर प्लेसमेंट कराता है, किसका, जो न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, ठीक है ना। इट असिस्ट्स असिस्ट्स
the upcoming nucleotide, the upcoming nucleotides to be placed at correct position of 3' OH end of primer। मतलब ये जो प्राइमर है जिसको हम लोग 3' OH कह रहे हैं, ये ठीक यहां पर आवे। ऐसा ना हो कि जो प्राइमर स्ट्रैंड हो यहाँ है और न्यूक्लियोटाइड कहीं अमेरिका में घूम रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है। अब कैसे ये प्राइमर इसको अपने में जोड़ेगा? नहीं जोड़ सकता है। तो सही तरीका से यहाँ पर आया तब इसको जोड़ेंगे। इस चीज को, पोजीशन को मेंटेन करता है ये प्राइमर। और सेकेंड जो रोल है इसका, रोल नंबर 2, वो होता है बी प्रॉपर बेस स्टैकिंग। मतलब बेस जो है वह एक दूसरे के ऊपर में आराम से अरेंज हो। जैसे गोल सीढ़ियां होती है ना, गोलदार घुमावदार सीढ़ियां आप लोग देखते होंगे, ऐसे बीच में रॉड रहता है और इस तरह से सीढ़ी इसके घुमा रहता है, ठीक है ना। ऐसे सीढ़ी इस पर ऐसे सीढ़ी रहता है, एक दूसरे पर प्रॉपर तरीके से अरेंज हो। ये जो है ना, ये इस चीज को बताता है। ये डायग्राम तो हम शायद उतना अच्छा नहीं बना पाए, लेकिन मैं अगर आपको दिखाऊं, जैसे एक बेस है, ये दूसरा एंगल दिखा पाएंगे, दूसरा तीसरा, मतलब इस तरह से एक दूसरे पर स्टॉक होता हुआ दिखे। इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। और यह जरूरी काम कौन करता है? यह जरूरी काम करता है ओ हेलिक्स। अब ओ हेलिक्स को के बारे में उन्होंने कहा भाई 2 काम बड़ा महत्वपूर्ण है इसका। इसमें ओ हेलिक्स में 3 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। 3 अमाइनो एसिड residues play vital role in the functioning of O helix. Functioning of O helix. O helix के फंक्शनिंग में 3 अमाइनो एसिड रेसिड्यू जो होते हैं वो वाइटल रोल अदा करते हैं। कौन कौन सा है ये? टायरोसिन, सो वाइस इंडिकेट करते हैं। लाइसिन, जिसे हम लोग केस इंडिकेट करते हैं। एंड आर्जिनिन, जिसे हम लोग आर्स इंडिकेट।